नमस्कार यार, बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और बाजार में भारी उतार चढ़ाव जो है आज देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो एफआईएस के नंबर लगातार उत्साहजनक देखने को मिल रहे हैं। पहले जरा एफआईडीआईएस के नंबर देख लेते हैं। एफआईएस की तरफ से लगातार 9वां सत्र रहा जब खरीदारी देखने को मिली है और पिछले अगर हम 9 सत्रों में देखें तो करीब करीब 35,000 करोड़ की खरीदारी जो है वो एफआईएस की तरफ से आ चुकी है। कल भी जो है कैश मार्केट में 2474 करोड़ की खरीदारी जो है वह एफआईएस की तरफ से हुई। डीआईएस की तरफ से भी कल खरीदारी देखने को मिली 2817 करोड़ रुपए की। बाजार मजबूती के साथ खुले, 24,457 का हाई लगा, लेकिन ऊपरी स्तरों से बाजार थोड़ा फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,500 ये एक बड़ी रुकावट बताई जा रही है। बड़ा सवाल ये कि क्या निफ्टी इन लेवल्स को आज टेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस पर हमारी नजरें जो है वो लगातार लगी हुई हैं। 24,500 से 24,457 का हाई लगाने के बाद तेजी से गिरावट देखने को मिली और 24,290 का लेवल जो है वो निफ्टी में देखने को मिला। फिर रिकवरी है बाजार के अंदर, अभी 38 अंक ऊपर 24,367 का स्तर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस उतार चढ़ाव में बुल्स अपनी पकड़ नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो बुल्स के पूरी तरीके से पक्ष में दिखाई दे रहा है। 1791 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और महज 636 शेयर ऐसे हैं जिनमें की दबाव देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल ये कि आखिर में बाजार की दिशा आज क्लोजिंग बेसिस पे किस तरीके से देखने को मिल सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बाजार पे पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। काफी वोलेटाइल सेशन है आज का, उतार चढ़ाव काफी देखने को मिल रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है सर, 24,500 टेस्ट करेगा क्या? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स है सबको। सो बेसिकली देखिए, निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 24,384 के आसपास। तो बेसिकली लास्ट टाइम जब आप देखेंगे निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली 24,750 से लेके 800 के जोन के आसपास था। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार वो जो लेवल है वो टेस्ट हो सकता है और उससे पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। और लोअर केस में अगर मैं बोलूंगा तो 23,800 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मार्केट इस बीच रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी अभी 55,690 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम भी बैंक निफ्टी का जो हाई था ऑलमोस्ट 56,000 के आसपास, मतलब यहाँ से भी और 400 पॉइंट ऊपर। सो कहीं ना कहीं और 200-300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी को निफ्टी के साथ कंपेयर करके देखेंगे सर, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, दे आर ऑल टाइम हाई देने के लिए अभी रेडी है। और एक पैटर्न भी बना रहा है, ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है कि लग रहा है कि कमिंग फ्यूचर में और भी ज्यादा यहाँ पे कुछ धमाका हो सकता है। लेकिन देखिए, बैंक निफ्टी का जो अभी सपोर्ट है, जो लास्ट 2 दिन पहले का जो एक स्विंग लो था ऑलमोस्ट 54,200, मैं अप्रोक्स 54,000 मान के चल रहा हूँ। मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा सो डेफिनेटली ये दोनों लेवल को रेस्पेक्ट करना होगा, बैंक निफ्टी को 54,000 एंड निफ्टी को 23,800। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा रहेगा। अभी एक रेंज के अंदर फंसा रहेगा। अभी जैसे हमारे एक दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि अभी ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अभी लॉन्ग साइड पे जाएं, कॉल लेके जाएं, पुट लें, क्या सलाह रहेगी आपकी? या फिर थोड़ी सी दूरी के साथ बाजार को सिर्फ देखना ही चाहिए अभी? विपुल जी, मुझे लगता है ये मार्केट जो अभी जो सिनेरियो में खड़ा है, आज से अगर 2 दिन पहले आप मुझसे पूछते तो उस टाइम पे मैं एक ऑप्शन आपको बता देता। लेकिन एट द करेंट सिचुएशंस मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऑप्शंस में ट्रेड लेना सही हो सकता है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही हाई है। ठीक सर। सर, लगातार कुछ एक नतीजे आ रहे हैं, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और आज अगर हम देखें तो कल टाटा टेक के रिजल्ट्स आए थे। टाटा टेक के रिजल्ट के बाद मतलब जो है हमने एक कल अच्छा मोमेंटम भी देखा, लेकिन अब दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5-5% नीचे है। हालांकि एक खबर भी यहाँ पर है कि टीपीजी जो है वो यहाँ पर बल्क डील के जरिए करीब 3.25% हिस्सा जो है वो बेच रही है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बड़ा दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इस समय करीब करीब 5.25% नीचे। क्या सलाह रहेगी सर करंट लेवल पे? क्या लोअर लेवल पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? देखिए विपुल जी, जब भी कोई नया स्टॉक आता है ऐसे मार्केट में, आपको भी पता है, मैं बहुत टाइम ऑलरेडी आई डिस्कस्ड विथ यू कि आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी करके मेरा एक स्ट्रैटेजी है कि आईपीओ होने के बाद जो हाई हो रहा है उसके ऊपर सस्टेन अगर करता है, उस केस में मैं
एंट्री करता हूँ। अब देखिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, नाम के आगे टाटा है तो लोगों का एक भावना है, एक इमोशन जुड़ा हुआ है, आई रियली रिस्पेक्ट फॉर दैट। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का फंडामेंटल एंड टेक्निकल लेवल पे वैल्यू क्या है। आप देखेंगे जो भी जोन से अभी नीचे आया है, वो मतलब जो लिस्टिंग प्राइस था वो पे ऑलरेडी हाफ हो गया है। तो रिसेंटली एक बेस बनाया, एक कंफर्मेशन बेस नहीं है, 610 के आसपास। तो अभी 600 फिर से 50 के आसपास बस आने ही वाला है। तो मुझे नहीं लगता ये जो लास्ट टाइम का जो बेस है, कंफर्मेशन है, या तो कुछ बॉटम ठीक से बना है, पूरा ट्रेंड ही खराब है, डेली वीकली मंथली। तो एक बार वेट करना यहाँ पे बेटर रहेगा, क्योंकि अगर 610 के नीचे चला जाएगा तो हो सकता है और भी 100% नीचे चला जा सकता है। तो इसलिए इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है, ना फ्रेश बाइंग ना ही एवरेज। ठीक है, तो ये बात फिलहाल के लिए टाटा टेक पे निकल करके आती हुई, तो यहाँ पे आप लोगों को नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा जरा अगर हम आज देखें तो एक नजर डालते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर, वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है 11,950 आज। गूगल ट्रेंडिंग में ये शेयर्स जो है वो शामिल है। नतीजे आए हैं, मुनाफे में हम देख रहे हैं 10% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो 13% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में 12-12.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। डिविडेंड दिया है कंपनी ने 77 रुपए 50 पैसे का, लेकिन सर बाजार को उतने अच्छे पसंद नहीं आए नतीजे। सीमेंट पे लगातार दबाव देखने को मिल रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों के बाद? देखिए विपुल जी, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आया ठीक से, और भी एक्सपेक्टेशन हाई था। लेकिन अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बताऊंगा तो अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर का लीडर है। एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, वो है 12,400 के आसपास। तो 12,400 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। इनफैक्ट 4 टाइम मल्टीपल्स टाइम एक बार रेसिस्टेंस पहले भी बिल्ड कर चुका है। तो इसीलिए वहां से फिर से अभी नीचे आ रहा है, अभी 11,950 के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है एक बार अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करना है यहाँ पे 12,400 के ऊपर जैसे जाएगा, उसके बाद आप या तो ब्रेकआउट के बाद खरीदे, नहीं तो जब आप एक बार आपको लोअर वैल्यूएशंस में मिलेगा, उस केस में आपको 11,200 के आसपास अगर आता है, उस केस में लीजिए। बीच में रहना मतलब फंसे रहोगे आप। तो एक बार बेटर रहेगा इसमें वेट करना। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए जिसके पास ऑलरेडी है उनको कोई परेशानी करने होने की कोई बात नहीं है, एकदम नंबर 1 सीमेंट सेक्टर का कंपनी है। अभी न्यूज के चलते थोड़ा खराब हो रहा है मार्केट, यहाँ पे रिजल्ट इतना पसंद नहीं आया मार्केट को, इसलिए थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन टेंशन करने वाली कोई सिचुएशन है नहीं। ठीक है। इस बीच अभी एक दिन पहले एक रिजल्ट आया था, वो है श्रीराम फाइनेंस का। कल अच्छी खासी पिटाई हुई सर यहाँ पर। बहुत लोग जो है यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी कई सारे लोगों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं विक्रम सिंह जी, कह रहे हैं सर क्या श्रीराम फाइनेंस पे 701 पे लिया हुआ है, क्या यहाँ पर होल्ड करें, निकल जाएं, एवरेज करें? कह रहे हैं 6 महीने से 1 साल का व्यू है इनका। क्या सलाह रहेगी सर? रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, पिटाई भी हो गई, इनकी खरीद से 100 रुपए नीचे भी आ गया, क्या एवरेज करने की सलाह रहेगी क्या? सर यहाँ पे एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि अभी 617 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक सपोर्ट है वो है 595। सो 595 के आसपास एक सपोर्ट है। मुझे लगता है आपको यहाँ से भी इजीली और 15 रुपीज से 20 रुपीज नीचे आए उस टाइम पे एक बार आप एवरेज कीजिए, उस जोन पे सेफ रहेगा। फिलहाल हाई टाइम फ्रेम में, लॉन्ग टाइम फ्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में परफॉर्मेंस नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट भी खराब आ चुका है। और जब मार्केट गिरेगा तो फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा गिरता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो श्रीराम फाइनेंस है थोड़ा वॉलेटाइल रहेंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए आपको ज्यादा चिंता करने का तो विषय है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एवरेज करना है 595 के आसपास। ठीक है। इस बीच जो है आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं वो बैंकों को लेकर के हमारे पास आ रहे हैं, यूको बैंक को लेकर के, कैनरा बैंक को लेकर के। तो आपको बता दें कि हर रोज जो हम एक सेगमेंट विशेष करते हैं, आज हम बैंकिंग पर ही फोकस रखेंगे। तो आपके जितने सवाल ये यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक पर लेकर के आप भेज रहे हैं, उन सबके प्रश्नों के उत्तर आपको उस सेगमेंट के अंदर मिलेंगे, और हम 2:30 बजे भी उसे अपलोड करेंगे ताकि और डिटेल एनालिसिस आपको वहां पर मिल सके। हमारे एक दर्शक हैं सैयद हैदर साहब, वो कह रहे हैं सर गेल में क्या अभी चुपचाप बैठे रहें, क्या फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? गेल अच्छा परफॉर्म किया है सर बीते कुछ दिनों के अंदर, और लगातार एक तरीके से धीमे धीमे कछुए की चाल से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये शेयर। 191, 192
का लेवल अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी गेल को लेकर के? अभी क्या आउटलुक आप देख रहे हैं गेल का? देखिए, शॉर्ट टर्म जितने भी प्रॉब्लम था गेल को लेके वो खत्म हो चुका है। नीचे एक पैराबोलिक पैटर्न बनाया, बेस बनाया, फॉर्मेशन भी क्रिएट किया। अभी 186 के ऊपर सरवाइव भी कर रहा है। तो मुझे लगता है अभी 186 के ऊपर जो आया है, इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस 220 के आसपास है। तो स्टॉक नेक्स्ट आपको बहुत जल्दी, एटलीस्ट अगर आपको मिनिमम 15 टू 20 ट्रेडिंग सेशन मिलता है तो बहुत जल्दी, अगर मार्केट भी ठीक ठाक रहता है, ज्यादा कुछ क्रैशेस वगैरह नहीं आते, तो बहुत जल्दी आपको जो स्विंग हाई है डेफिनेटली 210 220 तक जाते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है, होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 184। 184। चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। इस बीच एक शेयर पे और नजर डालते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो आज एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे भी आए हुए हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। काफी शानदार नतीजे रहे हैं और 27-28% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये बढ़ करके हो गया है 567 करोड़ रुपए। वहीं अगर जो कंपनी की ब्याज से आए हैं एनआईआई, उसमें हम देख रहे हैं 20% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है और ये हो गई है 736 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम देखें तो कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जीएनपीए में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। डिविडेंड कंपनी ने दिया है 5 रुपए पर शेयर का। सर, नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर रहे हैं। काफी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंट्राडे जो है वो हम देख रहे हैं कि हाई पे इस समय ट्रेड करता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। 8 सवा 8% ऊपर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है और हाईली वॉलेटाइल है। अगर मैं थोड़ा आपको प्रीवियस लास्ट 2020 का भी बात बोलूंगा सर, लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 40% नीचे आया था, उसके बाद जाके फुल रिकवरी हुआ। उसके बाद सर 2022 में भी सेम ऑलमोस्ट 57% अपने टॉप से करेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर से रिकवरी हुआ। उसके बाद 2024 जुलाई में भी सर सेम है कि ऑलमोस्ट 28% के आसपास अपनी जो ऑल टाइम हाई है वैसे करेक्शन हुआ। सो अभी रिसेंटली जो ऑल टाइम हाई था 1170 के आसपास है। तो अभी 1067 का प्राइस चल रहा है। देखिए, ये जो प्राइस में आज एक्शन आया है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू होने वाला है और फॉलो अप बाइंग रहेंगे। तो आज और कल का टारगेट होने वाला है बहुत जल्दी 1080 और उसके बाद रेसिस्टेंस है 1095 के आसपास। तो 1100 तक तो चले जाएंगे। अब 1100 से 1120 के अंदर एक बड़ी लेवल पे रेसिस्टेंस है, उसके बाद जाके सस्टेन करता है। लेकिन ये स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर वाला लेना स्टॉक नहीं है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से हमेशा लास्ट पास 4 बार हुआ है 40% 30% करेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए अभी ऑल टाइम करेक्शन, अभी ऑल टाइम जो है हाई नहीं हुआ है। अगर कभी भी आज उछाल में आया है तो कभी भी अगर नीचे रहता है उस दिन आपको लेना है। लेकिन जिनके पास है होल्ड करके जा सकते हैं। नेक्स्ट जो मोमेंटम रहेगा वो अप साइड का रहने वाला है और उस केस में भी आपको 30 से 40% अप साइड भी मिलेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में। हम्म। सर, अगर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के तो रिजल्ट्स आ गए, लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट्स को देखते हुए क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस या फिर आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये तमाम वो ऐसी कंपनियां हैं जो कि हाल में लिस्ट हुई, लोगों ने काफी जो है सकारात्मक रुझान भी दिया। अभी क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है क्या? अब देखिए, बजाज फाइनेंस हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस तो बेसिकली यहाँ पे ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखेंगे जब आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद लगातार नीचे ही अभी आ रहा है। तो बेसिकली 100 के आसपास एक बेस बनाया, फॉर्मेशन क्रिएट किया। फॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद अभी 126 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो मुझे जो लगता है सर, यहाँ पे ऑलरेडी बेस ना बन चुका है। तो जिनको लेना है कि नहीं हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर के अंदर कोई स्टॉक लो, तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस के साथ जाना चाहिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहिए। अभी 125 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 100 के नीचे नहीं जाएंगे और अपने जो ऑल टाइम हाई है लाइक 200 के आसपास फिर से जाते हुए दिखेंगे हमें, अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का एक व्यू है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ मैं जाना चाहूंगा। एक सर, कल जो बाजार को में जो एक शानदार मूव देखने को मिला, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर था वो था आरआईएल और काफी अच्छा नतीजे। हालांकि कई फ्रंट पे थोड़ी सी चिंताएं थी, लेकिन ओवरऑल नतीजे अच्छे रहे। प्रॉफिट में 6.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। रेवेन्यू फ्रंट में 9.25% का इजाफा देखने को मिला। इबेट्टा 3.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अगर हम
देखें तो ओटीसी बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर देखने को मिला, पर ओवरऑल बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कह सकते हैं आरआईएल के रिजल्ट्स को। अभी क्या करना चाहिए? कल शानदार मूव, आज भी 1-1.5% ऊपर है। कल बहुत सारे इंटरनेशनल, नेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर हमने देखा कि बाय कॉल इनिशिएट की गई, 1500-1600 तक के टारगेट भी निकल के आए। आप कैसे देख रहे हैं? क्या करंट लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी है? और बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में सर रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री उन्हें को क्या करना चाहिए? हमने रिलायंस इंडस्ट्री को हमने पहले भी बाय कराया ऑलमोस्ट 1150-1200 के जोन के आसपास से। सो अभी देखिए 1400 के आसपास आ चुका है, तो मुझे लगता है ये जो बाइंग आ रहा है, फॉलो अप बाइंग, और फंडामेंटल लेवल पे इतना बढ़िया है। और नो डाउट रिलायंस इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, जो फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स हम दोनों देखते हैं, दोनों के लिए हिसाब से ही, और लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए भी ठीक है। और रिसेंटली जो ब्रेकआउट आया है, जो सस्टेन हो रहा है 1300 के ऊपर, अभी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है सर 1550 में एक है, उसके बाद एक 1600 के आसपास है। तो मुझे लगता है उससे पहले कोई यहाँ पे रुकने वाला सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि चार्ट में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अगर मार्केट थोड़ा साथ दे देता है, फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री तो ऐसा स्टॉक है कि खुद मार्केट को सपोर्ट देता है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 1550 और 1600 के टारगेट आते हुए दिखेंगे, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री है, 6-8 महीना टाइम देना चाहिए। ऐसे 2-4 दिन के लिए ट्रेड ना करो तो ही बेटर है। तो मैं पॉजिटिव हूँ, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों साइड से ही। हम्म। कल हमने सर ये इसी 10 बजे वाले शो में, जैसे कि हम लोग हर रोज हर बार जो है एक खास सेगमेंट पे बातचीत करते हैं और उसे 2:30 बजे अपलोड करते हैं। कल हमने डिफेंस पे बात की थी और क्या शानदार मूव देखने को मिला सर, काफी सारे शेयरों पे। एचएल आज भी 2.25% ऊपर है। बीएल अब हम देख रहे हैं 4% की तेजी, 316 का लेवल, 300 मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पर बताया जा रहा था और उसने कल काफी कॉन्फिडेंस के साथ तोड़ा बीएल। जरा बीएल के चार्ट दिखा दीजिए इंट्राडे के, क्या अभी भी लगातार अप मूव में है ये, और ये 317 का लेवल भी क्रॉस कर गया है। अभी सर यहाँ पे क्या आपको लग रहा है, इस ब्रेकआउट पे ये कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? और एक एचएल पे भी आपका व्यू जानेंगे। 4500 के ऊपर क्रॉस कर गया है और कितना अपसाइड देख रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि सर बीएल को होल्ड करके जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो लास्ट टाइम हमने बात किया था 270 280 के आसपास, उस टाइम में मेरा पहला टारगेट था 340। तो अभी तो नियर टू टारगेट आ चुका है 320 के आसपास। मुझे लगता है इमीडिएट लेवल पे बीएल को होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना चाहिए। और डिफेंस सेक्टर नो डाउट सर बहुत चलेंगे, जितना तेजी से नीचे गिरा है उसका डबल तेजी के साथ अभी ऊपर भी आएंगे। तो जो 340 मेरा पहला टारगेट था, वो टारगेट भी आना चाहिए। उसके बाद 380 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, वो भी आना चाहिए। तो जिनके पास है, आप एक बार स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर लीजिए, 305 कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बाय किया 270 280 के आसपास, आपका कभी भी अगर मार्केट खराब होता है तो आपका प्रॉफिट भी चला जाएगा। आप 305 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 340 एंड 380 आते हुए दिखेंगे। 340 380 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, तो बीएल पर नजर रखिए। एकदम से ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 4% की तेजी बीएल पे देखने को इस समय मिल रही है। जरा लेवल्स जरा एक बार एचएल के भी चेक कीजिए सर। 4500 के ऊपर क्रॉस एचएल कर का गया है। अभी सर, हाँ, 4530 के आसपास ट्रेड हो रहा है। रिसेंटली जो रेसिस्टेंस बनाया था 4300 के आसपास, तो उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। मैं हेल को एक ही चीज सबको बोलूंगा कि ये 2-1 दिन के लिए मत इन्वेस्ट कीजिए, एटलीस्ट इन्वेस्ट कीजिए 6 महीने के लिए, भूल जाइए। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑल टाइम हाई आते हुए बहुत जल्दी दिखेंगे। 5000 जो 620 के आसपास ऑल टाइम हाई था ना, वहां पे बहुत जल्दी हाई भी लगाएगा और हाई क्रॉस भी करके ऊपर आएगा। हेल ऐसा काउंटर है। सो डेफिनेटली आप होल्ड करना यहाँ पे सही रहेगा। सर लेकिन जीआरएससी में क्या हो रहा है? यहाँ पर भी जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी इंट्राडे हाई पर है आज, और कल जो है तेजी थी और आज उस तेजी को एक्सटेंड कर रहा है। हालांकि बहुत लोग बुलिश नहीं है चार्ट्स को देख करके इस पे, लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम ओवरऑल डिफेंस में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये एक ऐसा शेयर है जो आउट परफॉर्म कर सकता है? क्या टिप्पणी लग रही है आपकी सर अभी? जी सर, बहती गंगा में डुबकी लगा हुआ, ऐसा एक कहावत है। तो बेसिकली देखिए, जब सारे डिफेंस स्टॉक भाग रहा है तो डेफिनेटली गार्डन रीच भी पीछे रहने नहीं वाला। तो अभी जो ब्रेकआउट आया है रिसेंटली, तो मुझे लगता है 1800 के ऊपर जो सरवाइव कर रहा है, बहुत ही जल्दी आपको 2000-2100 का लेवल आने को यहाँ पे हाईली पॉसिबिलिटीज है। जिनके पास है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और सर डिफेंस सेक्टर
को लेके मैं ओवरऑल इतना पॉजिटिव हूँ, क्योंकि हर बार लास्ट 5 साल से आप बजट देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन मिलता है हाईली। हम्म। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन लास्ट ईयर भी ज्यादा हुआ था। तो अभी इसमें अपॉर्चुनिटी ये है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये, लास्ट 2 साल पहले ही मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी ने दोनों फंड लॉन्च किया था डिफेंस में ही। तो उसके बाद तो मार्केट नीचे आया, लेकिन अभी फिलहाल जितने अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, तो मुझे लगता है कि डिफेंस नो डाउट कमिंग फ्यूचर में भी बहुत बढ़िया चल सकता है। डिफेंस चल सकता है, डिफेंस चल सकता है, डिफेंस चल रहा है अभी। पिछले कम से कम 2 दिन से तो काफी अच्छा मोमेंटम इस वीक देखने को मिला है। एक शेयर और देखना चाहेंगे, यहां पर भी जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। डेटा पैटर्न के जरा चार्ट ले आइए। 39% की तेजी जो है वो एक महीने में देखने को मिली है। तो बाकी सबको आउट परफॉर्म डेटा पैटर्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज काफी लोगों के क्वेश्चन भी थे इसको लेकर के। अब यहाँ पर जिनके पास है पोजीशन, क्या अभी प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, या फिर अभी भी जो लोग लग रहा है कि गाड़ी मिस हो गई है, क्या फ्रेश बाई कर सकते हैं? आज भी 5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपने 52 वीक हाई जो कि इसने 3655 का बनाया है, उस तरफ जाएगा क्या सर? सर शॉर्ट टाइम के लिए मुझे लगता है एक बार यहाँ पे ना रैली कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े लेवल पे रेसिस्टेंस आने वाला है 200 पॉइंट मूव के बाद। मतलब ऑलमोस्ट 2500 के जोन के आसपास एक रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है जिन्होंने बहुत पहले से बाय करके रखा, उनको अगर शॉर्ट टाइम व्यू के लिए है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे लेना चाहिए। और अगर आपका व्यू है नहीं, डिफेंस जब ऑल टाइम हाई करेंगे उसके बाद ही मैं एग्जिट करूंगा, तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू। आप तब भी कर सकते हो, लेकिन एक रेसिस्टेंस है 2500 के आसपास जो यहाँ पे जाके रुकने वाला है। उसके बाद फिर से करेक्शन, एंड फिर से जो नेक्स्ट आप मूव रहेगा उसके बाद ही ऊपर जा सकता है। चलिए, तो ये राय जो है डेटा पैटर्न को निकल करके आती हुई, तो आप ये देखिए कि हम अगर कोई थीम पकड़ते हैं तो ऐसे ही नहीं पकड़ते हैं। उसके बाद अच्छा मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दिया, चाहे वो हमने पावर पकड़ा हो, चाहे वो हमने डिफेंस पकड़ा हो, या फिर रेलवे पकड़ा हो। इन सब में जब जब हमने बातचीत की है, उसके 1-2 दिन के अंदर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। और आज इसी जो है चर्चा में आज हम लेकर के आएंगे बैंकों को। क्या कुछ अपडेट है वो हम लेकर के आपको बताएंगे अब से 10 मिनट बाद। लेकिन बाजार फ्लिट से फ्लैट होता हुआ, तो ऊपर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है बाजार में, जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। हालांकि छोटा हफ्ता है और काफी निगाहें जो है वो बॉर्डर पर भी लगी हुई हैं। छोटा हफ्ता भी है, तो कई सारी चीजें हैं। दूसरा एक रुकावट भी है ऊपर बाजार की रैली के बाद। तो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से बाजार में आज थोड़ा सा एक वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है जो कल हम देख रहे थे। जयदास जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं, वरना फिर ये होगा कि हमारे सवाल नहीं लिए गए बिल्कुल भी। बीपीसीएल को लेकर के जानना चाह रहे हैं सर कि सर अभी टारगेट क्या हो सकते हैं? कच्चे तेल में गिरावट है सर। एक हमारे दर्शक ने 292 पे लिया हुआ है, तो क्या सलाह रहेगी अभी बीपीसीएल को लेकर के आपकी? देखिए बीपीसीएल पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है 300 के ऊपर। तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है सर, वो है 325 पहला टारगेट होना चाहिए, और रेसिस्टेंस है 335 के आसपास। तो सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 335। सो बेसिकली यहाँ से भी और 20 पॉइंट्स आप मूवमेंट में देखता हूं, तो एक बार आप होल्ड करके जाइए। और अगर आपके पास थोड़ा और ज्यादा टाइम है, मीडियम टर्म तक टाइम है, तो उसके बाद आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे। नो डाउट अच्छे कंपनी है, और लगातार देखिए 2018-17 इनफैक्ट 20-21 का जो एक मिक्सिंग जो सपोर्ट पॉइंट है वही है था 280 200 300 का जोन। तो वहां से सपोर्ट लिया है, अभी ऊपर आ रहा है। नो डाउट मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है बीपीसीएल को। तो डेफिनेटली नेक्स्ट बहुत जल्दी आपको 335 का टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। एक प्रशंसक हैं आपके, और वो कह रहे हैं कि प्रदीप सर से पूछिए कि यूनिमैक एरोस्पेस पे क्या बाइंग की जा सकती है क्या? सर ऐसा क्यों? मतलब इतने सारे शेयर पड़े हुए हैं। पिछले 5 दिन में 13-14% का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। क्यों लेना चाह रहे हैं? प्रदीप जी से पूछते हैं। प्रदीप सर, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर यूनिमैक एरोस्पेस को लेकर के? हमारे एक दर्शक है जो कि आपसे ही जानना चाह रहे हैं। ओके, देखिए बेसिकली इस जो काउंटर है सर, बेसिकली प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। लेकिन लास्ट क्वार्टर में कुछ सेल्स नीचे आया था। अभी मैं इसका अगर फंडामेंटल देखूंगा ठीक ठाक है। टेक्निकली देखिए, जब आईपीओ आया था उसके बाद से लगातार नीचे ही आया है। सो फिलहाल अभी मुझे लगता है इस काउंटर को इग्नोर करना बेटर रहेगा। लिक्विडिटी का सर थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। 840 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 840 का मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 60 पॉइंट नीचे।
60 पॉइंट नीचे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर कभी जी। भी 840 ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे नहीं रहना है, क्योंकि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। और स्टॉक में टेक्निकली अगर नीचे जाएगा तो बहुत नीचे जोर से गिर सकता है। वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, मतलब कब 5% 10% चल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो उस केस में 840 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। ठीक सर, एक और सवाल ले लेते हैं। ये हमारे देशक दीपेश कुंडोल जी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास 24,350 की कॉल है 8100 रुपए की, और 24,450 की इन्होंने पुट ले रखी थी, उस पे कह रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन 24,350 की जो कॉल ले रखी है वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं उस पे क्या करना चाहिए। सर जितनी वॉल्टिलिटी है, क्या एक बार के लिए एग्जिट करें, बने रहे 24,350 की कॉल पर, क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? सर 24,350 का आई थिंक 30 अप्रैल का एक्सपायरी का अगर आप बात कर रहे हो तो जी। उसका प्राइस नियर अबाउट, अभी आईवी देखिए बहुत ही बढ़ा हुआ है, 13 टका के आसपास बढ़ा हुआ है। हम्म। सो मुझे लगता है एक बार यहाँ से एग्जिट करना बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए एक्सपायरी भी आ चुका है, ठीक है, एक दिन ही बाकी है। और 30 अप्रैल का अगर आपके पास टाइम है, मतलब एक दिन टाइम है। सो जी। अगर आपने बाइंग करके रखा, अगर मार्केट ऊपर नहीं गया उस केस में आपका प्रीमियम जो भी है डिके हो जाएगा, आपको थीटा नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अल्फा आप जनरेट नहीं कर सकते हो टेक्निकली। सो हम्म। बेटर रहेगा एक बार आपको यहाँ से निकल जाना। एक बार के लिए निकल जाइए सर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आज हम देख रहे हैं क्रॉस द बोर्ड बैंकों में तेजी है, यू स्मॉल फाइनेंस हो, बंधन हो, यूको के तो रिजल्ट्स भी आए हुए हैं, खैर वो हम बाद में बात करेंगे जब इस पर आएंगे, लेकिन अच्छा मोमेंटम बनता हुआ है यहाँ पर बैंकों में। जो लोग भी बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह पे सवाल कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, और उस पर जो है हम बातचीत जो है हम करेंगे अभी डिटेल में। लेकिन इस बीच जरा कुछ एक नतीजों पे नजर लगातार डालते रहे। टीवीएस मोटर्स वो जरा लेकर के आइए जरा, टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट्स, क्योंकि टीवीएस पे निगाहें सबकी ज्यादा थी। लगातार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो सेल्स नंबर आ रहे थे वो काफी आकर्षक दिखाई दे रहे थे। प्रॉफिट 75% से पौने पौने 76% के आसपास बढ़ा है, और ये 485 करोड़ से बढ़कर के पहुंच गया 852 करोड़ रुपए। आय में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती रही, और ये 9,550 करोड़ के आसपास रही। एबिटा जो है वो करीब 44% के आसपास का बढ़ा है यहाँ पर। मार्जिन में अगर हम देखें तो भी वहां पर भी 11.25%, 11.30% से बढ़ के 14% होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये सर टीवीएस मोटर्स के नंबर काफी जो है अच्छे रहे हैं, लेकिन जो है जिस तरीके से रैली यहाँ पर आ गई थी, तो नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग काफी तेजी से हावी होती हुई दिखाई दे रही है। आज की गिरावट के बावजूद इसने एक महीने में 10% का रिटर्न दिया है। क्या सलाह रहेगी सर टीवीएस मोटर्स को लेकर के? ये प्रॉफिट बुकिंग क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई जगह ले सकते हैं यहाँ पर? देखिए 2630 के बाद एक रैली आया था, उस रैली में एक बार 2700 तक भी गया है। तो बेसिकली अभी नीचे आ रहा है, मुझे लगता है जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑलरेडी फेस कर चुका है। तो देखिए 2750 से लेके 2800 के जोन पे मल्टीपल एक रेसिस्टेंस है चार्ट में, तो डेली कैंडल में। तो मुझे लगता है कि सर एक बार ना यहाँ पे टीवीएस मोटर्स कंसोलिडेशन में जाने वाला है, इतना शॉर्ट टाइम में नहीं भागेगा। चाहे रिजल्ट अच्छा भी हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत टाइम नहीं, लास्ट टाइम भी हमने देखा कि जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके बाद इसका पैटर्न ही ऐसा ही है। तो ये जो एक बार यहाँ पे वेट करना बेटर रहेगा। और मुझे लगता है कि जो एक बार वीकली खराब हुआ है, एक बार फिर से आपको 2550 का जोन, 2500 का जोन मिल सकता है। और मार्केट थोड़ा भी अगर सपोर्ट करता है, नीचे आता है, तो उस केस में आपको मिल जाएगा। तो आप अभी बात बाइंग कीजिए, एक बार वेट कर जाइए 2-3 हफ्ता। कभी भी अगर आपको 2550 2500 का जोन मिलता है, उस टाइम पे आप एक बार फ्रेश यहाँ पे बाई कीजिए। हम्म। इस बीच सुयश कह रहे हैं बीएल ने फ्रेश बाय किया। बीएल पर लेकर के अभी डिटेल में बहुत बातचीत हुई है सुयश, तो आप एक बार उसको सुनिए। काफी अच्छे टारगेट निकल करके आए हैं, लेवल्स का ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस का। तो आप जब कार्यक्रम खत्म हो जाए थोड़ा पीछे जाके सुनेंगे, तो ओवरऑल डिफेंस को लेकर के हमने काफी सारे शेयरों में बातचीत की हुई है। सर ये टाटा पावर को क्या हुआ, एकदम से इस पे ऐसा लगा जैसे ब्रेक लग गया हो? 397 98 इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी टाटा पावर को लेकर के? बहुत लोग बुलिश हैं इस पर, लेकिन शेयर में थोड़ी सुस्ती यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है टाटा पावर पे। देखिए टाटा पावर धीरे ही चलता है। टाटा पावर में ऐसा कोई चीज नहीं है कि हर दिन 5-10 टका और हर हफ्ता, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। टाटा पावर लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट आया था उसके बाद हमने देखा कि चला, बाद में कंसल्टेशन किया। और अभी रिसेंटली जो आज से
मान लीजिए एक साल पहले का प्राइस था 270 के आसपास, उसके बाद ऑल टाइम हाई 480 के आसपास गया। सो अभी जो 400 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि अभी 400 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल 400 है। तो अगर 400 के ऊपर एक बार सस्टेन करता है, उस केस में आपको बहुत जल्दी 427 और उसके बाद एक बार 450 का टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। सो एक बार वेट करना यहाँ पे बेटर रहेगा। ऐसा कोई खराब स्टॉक नहीं है, बहुत ही मेरा फेवरेट स्टॉक है। और पावर सेगमेंट पे टाटा पावर और अदानी पावर दोनों काउंटर मेरा बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार आप होल्ड कीजिए, वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। इन्वेस्टमेंट्स वाला स्टॉक है, अच्छा रहेगा। ये सलाह जो है वो टाटा पावर को लेकर के निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच जो है एक नजर जो है डालते हैं सर फर्टिलाइजर को लेकर के अभी क्या व्यू निकल के आ रहा है। धीरे धीरे ही सही, पर यहाँ पर मोमेंटम कुछ कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीएसएफसी जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 195 के लेवल देखने को मिल रहा है, 2.5% ऊपर है। मॉनसून सर के बारे में कहा गया है, जो अनुमान है अभी तक सामान्य रहेगा। उसमें अगर हम देखें तो कोरोमंडल में अच्छी तेजी है, जीएसएफसी में तेजी है। आप जीएसएफसी से शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर इसे? देखिए 190 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन अभी 204 के आसपास रेसिस्टेंस है। सो अभी ऊपर भी आएगा तो 204 तक ही आ पाएगा। तो एक बार 204 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आने दीजिए, उसके बाद फिर से 250 तक नॉन स्टॉप चलने का हाई पॉसिबिलिटीज है जीएसएफसी में। तो एक बार 204 के ऊपर जैसे आएगा उस केस में आप लीजिए। सेकंड आपने क्या बोला सर? सर कोरोमंडल इंटरनेशनल ओके सर, पर्टिकुलर इस काउंटर में बेसिकली फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए लगातार, देखिए 2000 के ऊपर जैसे ही सरवाइव किया ना, उसके बाद से लगातार एक मोमेंटम आ गया। सो अभी फ्रेश एक 52 एक हाई दे रहा है और ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है नीला खुला आकाश में। एकदम मुझे लगता है होल्ड कीजिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 2700 के 2800 का लेवल आते हुए दिखेंगे। सोना बीएलडब्ल्यू हमारे एक दर्शक हैं त्रिगुणा वाईटी के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर जरा सोना बीएलडब्ल्यू डिस्कस कर लीजिए। 704 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। अभी का भाव जो देखने को मिल रहा है वो 473 है। बहुत ऊपर लिया है सर आपने तो, 2.25% ऊपर है। और ये पूरे टैरिफ वॉर में पिटा भी, फिर चला भी। अभी इनकी इनकी खरीद से तो बहुत दूरी है सर। क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल पीक पे जाके लिया हुआ इन्होंने। देखिए उनका तो बाइंग बहुत हाई है, लेकिन एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। चार्ट में बेसिकली ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और मेक और ब्रेक लेवल पे था। 420 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए सोना बीएलडब्ल्यू को। सो मुझे लगता है 420 स्टॉप लॉस आप एक बार मेंटेन कीजिए। जितने खराब रैली था, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक बार हुआ था, ऑल टाइम 750 से नीचे आ गया था, बाद में रिकवर हुआ। तो हो सकता है कि बार बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कि इस बार भी हो जाए ऐसा कि आपको एक बार फिर से 550 एंड 600 का जोन मिल जाए। लेकिन इस केस में आपको 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक सर। एक रिजल्ट और लेकर के आते हैं, वो है ओबेरॉय रियल्टी। और मुंबई की बड़ी रियल्टी कंपनियों में से एक है। नतीजे पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर 145% जो है वो कंपनी का मुनाफा जो है वो घटता हुआ दिखाई दिया है। और ये 433 करोड़ रुपए रहा है। आय में 12.5% की गिरावट रही है, 1150 करोड़ रुपए रही है। वहीं एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी दबाव देखने को मिला है। 789 करोड़ के आसपास से घटकर ये 618 करोड़ के आसपास रहा है। अभी 2.25% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1621 का लेवल सर। रियल्टी से दूरी बना ले क्या फिर? मतलब अगर ओबेरॉय के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, क्या आपको रियल्टी कंपनी को फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो मुझे लगता है कि ज्यादा अभी नहीं चलेंगे, क्योंकि ये कंसल्टेशन पैटर्न में आ चुका है। और ओबेरॉय रियल्टी का एक पैटर्न ही ऐसा है कि जब एक बार कंसल्टेशन टाइम जोन में जाता है तो एटलीस्ट 3 से 4 महीना रहता है। तो इस बार भी सेम हुआ है। देखिए एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता नहीं कि इसके नीचे जाना चाहिए। हुआ है 1460 के आसपास एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद अभी ऊपर आ गया है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है एक बार जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1460। एंड फ्रेश बाइंग यहाँ पे अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम करेक्शन चल रहा है। तो एक बार यहाँ पे वेट करना चाहिए। खराब नहीं है, लेकिन फ्रेश बाई भी यहाँ पे मैं करवाना नहीं चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। एक और रिजल्ट है सर, जरा उस पर भी ध्यान दे दीजिए, और वो है केफिन टेक्नोलॉजी। और ये केफिन में हमने देखा कि
काफी जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था बीच में, और मुनाफा अगर हम देखें तो 114% बढ़ा है, 74 करोड़ रुपए। मुझे लगता है परसेंटेज में या तो कोई दिक्कत है या फिर नंबर सही नहीं है। 74 से बढ़ करके 85 करोड़ हुआ है, तो 114% तो नहीं हो सकता। इसको जरा फिर से जरा अपडेट कर दीजिए। 24% के आसपास कंपनी की आय बढ़ी है और ये 282 करोड़ रुपए के आसपास रही है। वहीं EBITDA में करीब 17% का इजाफा देखने को मिला है। चलिए, तो ये केफिन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट मुनाफे में मुझे लग रहा है कि कुछ शायद परसेंटेज कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हो गई, लेकिन नतीजों के बाद शेयर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 3.25% के आसपास की मजबूती, 1274 का लेवल देखने को मिल रहा है, और बीते 1 महीने में सर ये 23-24% चल चुका है। अब तो रिजल्ट्स भी आ गए। क्या लग रहा है सर, अभी क्या करना चाहिए? आज हमने देखा 1300 का लेवल भी क्रॉस करते हुए। देखिए, केफिन टेक्नोलॉजीज का बिजनेस सर बेसिकली मोनोपोली है इंडस्ट्री में। आप देखेंगे आज के डेट में इंडिया में जो 25,000 करोड़ के आसपास जो हर महीना एसआईपी हो रहा है, तो केफिन टेक्नोलॉजी एंड कैम्स दोनों बेसिकली डेटा जो है सपोर्ट करता है, जो प्राइवेट एमएफडीज है एमएफडीज को, एंड जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है कंपनीज को। तो मुझे लगता है एक मोनोपोली है, लाइक ऐसे कुछ सिलेक्टेड स्टॉक है मार्केट में। ऐसे इनके साथ कंपटीशन में बहुत अलग अलग स्टॉक अभी आया नहीं है कि अलग प्लेटफॉर्म में हो जाएगा। आज के डेट में इतने ज्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सारे कंपनी को डेटा प्रोवाइड करता है केफिन टेक्नोलॉजीज एंड कैम्स। सो मुझे लगता है केफिन टेक्नोलॉजीज लिस्टेड है, एंड यहाँ पे इनका प्रॉफिट भी देखेंगे लगातार, लास्ट ईयर भी प्रॉफिट भी 300 करोड़ के ऊपर ही है, और जो रिजल्ट आपने दिखाया रिजल्ट भी मुझे पसंद ही आया। सो नो डाउट इज अ वेरी गुड स्टॉक, और जिनके पास है ये कोई ट्रेडिंग करने वाला स्टॉक नहीं है, आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। और देखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो मार्केट एक करेक्शन हुआ था उस केस में आपको एक बार हमने देखा कि नीचे भी आया ना 800 900 के जोन से, एक स्मार्टली बाउंस बैक किया, एक फॉलो अप बाइंग अभी आ रहा है, और वीकली चार्ट भी पॉजिटिव भी है। नेक्स्ट 1450 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट वहां पे ही होना चाहिए 1450। सो उसके बाद आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे 1590 के आसपास जो है। सो मुझे लगता है आप एक बार होल्ड कर जाइए। ट्रेडिंग करने वाला तो स्टॉक नहीं है, लेकिन 6-8 महीना अगर आप रुक के जाते हो तो केफिन टेक्नोलॉजीज आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाला स्टॉक में एक स्टॉक बन सकता है। ठीक सर। इस बीच चेक क्वेरी ले लेते हैं। SS 6450 के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? अपना नाम भी लिख देते तो और अच्छा होता सर। कह रहे हैं RVNL लेकर के बैठे हुए हैं 447 के भाव पर 157। लॉन्ग टर्म व्यू कह रहे हैं कि इनका है यहाँ पर। रेलवे में अब आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड जो है ये करता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि IRFC में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर RVNL 360 361 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? सर मैं वही सोच रहा था शुरू से कि आज कोई आरबीएनएल को नहीं क्यों पूछ रहा है, क्योंकि मैं जिस दिन शो करता हूँ आपके साथ आरबीएनएल इरकॉन तो मतलब फिक्स स्टॉक है, कोई ना कोई हाँ, पूछ ही लेता है। बिल्कुल। सो बेसिकली देखिए अभी 360 के आसपास ट्रेड हो रहा है, लगातार थोड़ा मोमेंटम हुआ था नहीं प्रीवियस वीक भी। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा शांति चाहिए, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन चाहिए। उस करेक्शन में आपको एक बार बहुत ही जल्दी 350 345 के आसपास आते हुए दिखेंगे, लेकिन घबराने वाली कोई सिचुएशन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि चार्ट स्ट्रांग है और ऑलरेडी रेलवे काउंटर भी बाउंस बैक अभी कर रहा है। तो एक बार होल्ड कीजिए, वेट कीजिए, थोड़ा टाइम करेक्शन से यहाँ पे जाएगा। लॉन्ग टाइम में आपको बहुत जल्दी 400 के ऊपर दिखेंगे स्टॉक। जी। सर रेलवे में आपका पसंदीदा स्टॉक है क्या कोई? और है तो कौन सा है वो? देखिए आरवीएनएल आप देखेंगे, ये भी इरकॉन भी मुझे अच्छा लगता है, सारे काउंटर ही अच्छा है एक्चुअली। और ऐसा कोई फिक्स्ड फेवरेट वाला काउंटर नहीं है, मैं ऑलवेज डाइवर्सिफिकेशन करने वाला आदमी हूं, तो डाइवर्सिफाई करके ही चलना चाहता हूं। तो इरकॉन आरवीएनएल दोनों ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, दोनों फंडामेंटली भी अच्छा है। और इंटायर जो सेक्टर में करेक्शंस हुआ है लास्ट हमने देखा जो 4 महीने 5 महीने में हुआ है, अब देखेंगे एक एक स्टॉक ऑल टाइम हाई से नियर अबाउट 50% 60% नीचे आया है। सो आप बेसिकली इरकॉन को ही देखेंगे तो नियर अबाउट 61% नीचे आया अपनी जो ऑल टाइम हाई है। तो मुझे लगता है एक डिस्काउंटेड प्राइस है, एक ऑल टाइम हाई से 60% 70% नीचे मिलना, तो एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट अगर आपका 2 साल व्यू रहेगा ना, आप बहुत पैसा बना के जा सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल। सर अभी हम लोग जो बात कर रहे थे डिफेंस पे, एक शेयर छूट गया और वो मैंने ध्यान नहीं दिया। काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो है पारस डिफेंस।
पारस डिफेंस पे जरा एक व्यू आपका जानना चाहेंगे करंट लेवल के आसपास। करीब पिछले 5 दिनों के अंदर 16% चल चुका है। आज के अगर हम देखें तो 8.5% की तेजी देखने को मिल रही है। इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ 1240 के आसपास। कैसे देख रहे हैं सर इसे? अभी क्या फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या अभी? देखिए, पारास डिफेंस हमेशा 200 स्पीड के आसपास चलता है। इसका स्पीड बहुत हाई रहता है ऑलवेज। जब गिरता है उस टाइम पे भी, जब आज भी देखिए 8% ऊपर आ गया कि आज फ्रेश बाई करने का मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। देखिए, चार्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। चार्ट तो ऐसा ही बोल रहा है कि बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे, जो 1560 के आसपास था। तो अब जिनके पास है, होल्ड करना बेटर रहेगा। फ्रेश बाइंग जब डिफेंस में, परास डिफेंस आपको 1-2 दिन थोड़ा करेक्शन में जाते हुए दिखेंगे, उस टाइम पे इसके बुरे दिन में आप इसको एवरेज करना, आज के दिन में नहीं। ठीक, चलिए तो आप जरा लेकर के आते हैं वापस, जो है लौटते हैं अपनी थीम के ऊपर। आज की जो हमारी थीम है वो है बैंकिंग की थीम। बैंकिंग की थीम आज हमने क्यों चुनी? दो विशेष कारण है। पहला तो ये कि बैंकों में 2 दिन से काफी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि आरबीआई की तरफ से कदम उठाए गए हैं और लगातार उठाए जा रहे हैं बैंकों के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाने को लेकर के। जरा स्क्रीन पर ग्राफिक्स लेकर के आ जाइए। आपको बता दें, यहाँ पर खबर कल जो निकल करके आई वो ये है, आरबीआई जो है अब ओएमओ के जरिए जो है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए आरबीआई जो है वो बैंकों के अंदर नकदी जो है लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और आपको बता दें 6 मई से लेकर के 19 मई के बीच जो है वो जो है खुले बाजार से जो है खरीदारी की जाएगी। भारत की सिक्योरिटीज के अंदर जो है सिक्योरिटीज खरीदारी के जरिए बैंकों में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की नकदी जो है वो दी जाएगी, ताकि बैंक जो है आसानी से कर्ज दे सके, जो उनकी लिक्विडिटी की समस्या है वो दूर हो सके। इससे पहले 1 अप्रैल को ही आरबीआई ने बॉन्ड खरीदने का ऐलान किया था, करीब 80,000 करोड़ के आसपास का। 1 अप्रैल के बाद फिर 11 अप्रैल को जो है 40,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदने की जो है घोषणा जो है आरबीआई की तरफ से की गई, बॉन्ड खरीद के जरिए ही। तो आरबीआई की तरफ से लगातार जो है वो जो है ये सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी डालने की कोशिश है। और ये जो 6 मई से लेके 19 मई का जो प्रोसीजर है वो हम आपको बता देते हैं। 6 मई को जो है करीब जो खरीद की जाएगी सिक्योरिटीज की, वो करीब 50,000 करोड़ के आसपास की जाएगी। 9 मई को करीब 25,000 करोड़ रुपए बैंकों में डाले जाएंगे। 15 मई को जो है बैंकों को करीब 25,000 करोड़ की नकदी मिलेगी, और 19 मई को 25,000 करोड़ की नकदी मिलेगी। तो ये एक बड़ा कदम है बैंकों के लिहाज से, और खासतौर से जो पीएसयू बैंक्स हैं उनमें आज हम अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके इन तमाम बैंकों पे जो है हम नजर भी डालेंगे। ये ग्राफिक्स भी आपके स्क्रीन पर बीच बीच में चलते रहेंगे, ताकि आप इस खबर से भी अपडेट रहें। लेकिन इस सब के बीच में रिजल्ट्स भी आए हैं यूको बैंक के, उस पर पहले नजर डाल लेते हैं। यूको बैंक के रिजल्ट्स जो है अगर हम नजर डालें तो यूको बैंक के नतीजे काफी अगर हम देखें तो अच्छे रहे। 127.70%, 125% के आसपास की बढ़त यहाँ पर जो है वो मुनाफे में देखने को मिली है। और ये 526 करोड़ रुपए से बढ़ करके, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है मुनाफे के फिगर में कोई समस्या है। एक बार जरा इसको प्लीज चेक करिए, क्योंकि 500 करोड़ से 600 करोड़ रुपए 125% तो नहीं हो सकता, डबल होना पड़ेगा, डबल से भी ज्यादा होना पड़ेगा। तो मुनाफे की फिगर कहीं से मुझे लगता है गलत नंबर पिक किए गए हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें हम तो 33%, 33.5% के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ करके 1699 करोड़ रुपए रहा है। एनआईए की बात करें तो करीब 23% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी ने करीब 39 पैसे का डिविडेंड भी ऐलान किया है। वहीं यूको बैंक के अगर हम शेयर पे नजर डालें तो ये अब 4.5% ऊपर 32 रुपए पे आ चुका है। सर ओवरऑल आपको क्या सलाह रहेगी जो है यूको बैंक को लेकर के? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन तमाम शेयरों में जो छोटे शेयर थे उनमें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यूको बैंक को लेकर के अभी? देखिए, अभी 32 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और मुझे लगता है ये फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो है 33.50, उसके बाद 34 तक इजीली जाएगा। उसके बाद एक रेसिस्टेंस है, अगर 34 के ऊपर क्रॉस करता है तो आपको 38, 39 आते हुए दिखेंगे। लेकिन यूको बैंक है, इतना तेजी वाला सिचुएशन है नहीं कि बहुत जल्दी आपको ऐसे मिलेंगे। आज 4.5%, 4.5% के आसपास हाई हुआ है, अच्छा खासा चल रहा है आज।
लेकिन ये फॉलो अप बाइंग नेक्स्ट वीक कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, इसको लेके मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इसलिए बेटर रहेगा अगर आपके पास कोई पोजीशन है आप होल्ड करके जाइए विद स्टॉप लॉस ऑफ 29.50 एंड फ्रेश यहाँ पे खरीदारी अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए। फ्रेश बाइंग अभी के लिए नहीं है सर। एक और नतीजे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आए हैं। 28% जो है वो कंपनी का जो है हमने देखा कि मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ये 1033 करोड़ रुपए रहा है। टोटल इनकम में 7%, 7.6% का इजाफा रहा है। ये 10,432 करोड़ रुपए रही है। क्या आपकी राय रहेगी? आज जो है करीब 65 की तेजी सेंट्रल बैंक में 38 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे आपका व्यू क्या होगा सर? देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 50 मूविंग 100 मूविंग है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेडिंग हो रहा है लगातार। आप डेली कैंडल पे देखेंगे कि एक नेगेटिव साइडवेज पैटर्न बनाया और वीकली लेवल पे भी एक ब्रेक डाउन हुआ है, बहुत टाइम से एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जो अभी 38 चल रहा है बहुत जल्दी आपको एक बार 40-42 तक जाते हुए दिखेंगे, लेकिन फिर से 43-44 में आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे, फिर से नीचे आ जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 50 मूविंग 100 मूविंग 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। सो एट फर्स्ट 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद जो 100 मूविंग एवरेज है वो है 42 के आसपास, तो उसके बाद अगर सस्टेन करता है नेक्स्ट एक बार इसको व्यू देंगे, क्योंकि लगातार हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जुलाई के बाद कभी भी 100 मूविंग एवरेज ही क्रॉस नहीं कर पाया, 200 क्रॉस भी नहीं कर पाया, 200 भी ब्रेक हो चुका था। तो यहाँ पे एंट्री लेना मतलब बहुत वॉलेटाइल और लॉस का होने का चांसेस ही बहुत हाई है। जी। बैंक ऑफ बड़ौदा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा आज हम देख रहे हैं 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 255 के आसपास चल रहा है। बहुत लोगों को के सवाल भी आज बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के थे। तो जिन लोगों के सवाल हैं नाम तो अब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और भी जिन लोगों के सवाल बैंकों को लेकर के है वो आप पूछ सकते हैं। इस डिस्कशन में हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के प्रश्न के भी जो है हम बीच बीच में कवर करते रहें। अभी 254 255 के आसपास चल रहा है सर। आरबीआई की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। रिजल्ट्स देखने होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के कैसे रहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि लगातार जो लास्ट 10 से 12 साल रहा है और 10 से 12 साल का एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 220 230 के आसपास था, वहां पे फिर से एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा को देखने को मिला। और देखिए लास्ट 3 साल से ना लगातार जो 54 55 से लगातार चला 300 तक, ये बहुत ही तारीफ करने वाला चीज है कि नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो रैली है नो डाउट इट्स अ वेरी गुड रैली। एंड अभी देखिए करेक्शन आया था तो लास्ट 2012 का जो सपोर्ट है वहां से फिर से सपोर्ट लिया। सो अल्टीमेटली बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट यही बोल रहा है कि भैया मैं तो ऊपर जाने के लिए रेडी हूं, क्या आप मुझे लेने के लिए रेडी हो? सो 255 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि सर अभी 265 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, मैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ सर। 265 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई 296 300 का जोन पे एक बार आते हुए दिखेंगे, और एक बार 300 भी अगर क्रॉस करेगा तो उस केस में और भी ऊपर जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी तक जितने भी हमने चार्ट को डिस्कशन किया तो बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट मुझे सबसे बढ़िया एंड अच्छा लगता है। सर कैनरा बैंक का चार्ट कैसा लगता है आपको? 100 रुपए का लेवल क्रॉस किया, फिर थोड़ा सा बाजार में जो रुझान है उसके मुताबिक नीचे आया। अभी भी 99-73 के आसपास ट्रेड करता हुआ एक महीने में 10-11% चला है ये शेयर। ये 100 रुपए का शेयर कैसा लग रहा है आपको सर? देखिए यहाँ पे फॉलो अप बाइंग अभी आ रहा है, मुझे लगता है एक बार 110 112 तक आ जाएंगे। आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 95 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। आपको बहुत जल्दी 112-15 का लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, लेकिन 113 के आसपास के रेसिस्टेंस है उसको क्रॉस करने के बाद ही जो नेक्स्ट मोमेंटम रहेगा वो 125 तक जा सकता है। तो नो डाउट कनाडा बैंक भी अच्छा है, बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे? हाँ सर करंट लेवल पे बाई करके जा सकते हैं। 95 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे फॉलो अप बाइंग मुझे लगता है कि डेफिनेटली आएगा और वॉल्यूम भी धीरे धीरे यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। सो एक बार 112 के टारगेट के लिए आप एक बार बाई करके जा सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 95। 12 रुपए ऊपर के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं। 5 रुपए नीचे की स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो एक अच्छी जो है अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है। एक और 100 रुपए का शेयर लेके आते हैं, वो है पीएनबी। 102 103 के आसपास चल रहा है। हालांकि अभी इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 103.20 का लेवल। सर यहाँ पे क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं? इस शेयर में पिछले एक महीने में 6-7% की रैली रही है। फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है, चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए 105 108 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है, उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा।
और बेसिकली अभी जो 100 मूविंग वीकली एवरेज है उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार अवॉइड करना बेटर रहेगा, क्योंकि 103-4 चल रहा है और 3-4 टका के लिए बाय करना सही नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो 109 के आसपास एक रेसिस्टेंस बना हुआ है दिसंबर 24 का, पहले लास्ट दिसंबर 24 का हाई को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे एक बार व्यू हम बता सकते हैं। जी। इस बीच रागिनी चटर्जी कह रही हैं कि प्रदीप सर आई लव यू, आप क्या एनालिसिस करते हो? तो प्रदीप सर आपकी प्रशंसक हैं रागिनी चटर्जी जी, और जो है कह रही हैं कि आपका एनालिसिस उन्हें बहुत ज्यादा प्रशंसा कर लगती है। और इस बीच जो है सैयद हैदर कह रहे हैं कि सर अभी फिर किस बैंक में फ्रेश एंट्री बनता है? सर पीएनबी में बता दिया आपको, इसके अलावा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में बता दिया। अभी जब जैसे हम ये सेगमेंट वाइंड अप करेंगे तो भी पूछेंगे, तो हम एक दो बैंकों पे और बातचीत कर लेंगे। लेकिन उससे पहले सर जरा लेकर के आते हैं जेएनके बैंक। बहुत लोगों की क्वेरीज आई कि ये जो हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद से काफी तेज करेक्शन देखने को मिला है यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए? 100 रुपए से सस्ता शेयर में शामिल हो गया ये, 97 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या अभी सेंटिमेंट खराब है, दूर बढ़ रहे हैं, या फिर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं? आपकी सलाह क्या रहेगी अभी जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे? विपुल जी, आई थिंक उस दिन मैं ही था सुबह, मुझे याद बिल्कुल। है आपने उस दिन ही पूछा था, हम्म, और उस टाइम पे एक प्राइस था 104 105 के आसपास, और मैंने बोला था आप एक बार मैक्सिमम 102 और 100 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। तो स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, और इसीलिए मैं क्या था कि क्योंकि देखिए 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 100 के नीचे जाना मतलब आपको बहुत जल्दी 94 और 90 हो सकता है, अगर कमिंग फ्यूचर में और भी खराब होगा तो 85 भी आ सकता है। तो मुझे ना वो रिस्क लेना नहीं है, इसीलिए 100 रुपीज स्टॉप लॉस मैंने बोला था। तो स्टॉप लॉस जो है हिट हो चुका है। तो एक बार यहाँ पे फ्रेश एंट्री अभी मत कीजिए, 2-4 महीने एक बार देख लेते क्या हुआ, इकोनॉमिकल क्या सिचुएशन होता है, क्या जो भी हमारे जैसे कि अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, कल बॉलीवुड से बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ऐलान किया है कि नहीं हम जाएंगे अभी कश्मीर में, और क्योंकि अभी टाइम है और कश्मीरी लोगों को हमको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो घटना घटा वहां पे बहुत ही, मैं इसके लिए डिसअपॉइंटेड हूँ। अभी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक्शन ले ही रहा है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 महीना वेट करके जाना एज ए इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से सही रहेगा, क्योंकि एक बार देख लीजिए फिर से क्या वहां पे हाल होता है, उसके बाद जाके एक बार डिसीजन ले लिए। फिलहाल अभी नो फ्रेश बाइंग यहाँ पे। अभी फ्रेश बाइंग मत कीजिए, सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब चल रहा है, एक बार क्लैरिटी आ जाए उसके बाद से फिर से डिसीजन ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो बाकी बैंकों में बात कर लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक सर, ये जरा देखिए, मतलब साल भर से ऊपर हो गया, बहुत थका दिया इस बैंक ने भी। मतलब जब से इसका राइट इशू आया है, मुझे लगता है उसके बाद से शायद ही इसने 30 का लेवल टेस्ट किया होगा, 28 भी शायद नहीं क्रॉस किया। आज मोमेंटम में जो है 1-1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए साउथ इंडियन बैंक पे अभी? सर 20 to 27 इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है बेसिकली। हम्म, तो जब तक ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग होता रहेगा ना, एक कंसोलिडेशन पैटर्न में ही रहेगा। तो एट फर्स्ट एक ब्रेकआउट आने दीजिए। अब मुझे नहीं पता कि 1 महीने में आएंगे, 6 महीने में आएंगे, लेकिन एक फंसा हुआ है अभी। तो फिलहाल इसमें जिनका एंट्री है आप एक बार होल्ड करके जाइए विद स्टॉप लॉस ऑफ 22। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मत रखना कि अगले 2-3 हफ्ते में यहाँ पे ज्यादा कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन पैटर्न जो है चल रहा है। और अगर आप देखेंगे कि 2018 का प्राइस 2018 का आसपास भी आ गया है, 2018 में प्राइस मिलता था 25-26 टका में, तो आज 2025 आ गया, फिर से वही प्राइस में आ गया। तो एक बार वेट करना यहाँ पे बेटर रहेगा, नो फ्रेश बाइंग। हम्म। एक सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे जरा एक बार जरा नजर डालिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे फंडामेंटली काफी लोग बुलिश हैं। क्या चार्ट्स भी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर? ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 50 रुपए के आसपास है। ये तमाम वो शेयर हैं जो कि लंबे समय से कोने में पड़े हुए हैं। अब इस तरह की जो खबरें आ रही हैं लिक्विडिटी वाली, वो हो सकता है थोड़ी एक जान फूकते हुए दिखाई दें। आप कैसे देख रहे हैं 51 के आसपास बैंक ऑफ महाराष्ट्र को? देखिए नेक्स्ट जो टारगेट आ रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए वो है 54-55, और अगर एक बार 55 को ब्रेक करता है तो बहुत जल्दी आपको 62 का जोन भी आते हुए दिखेंगे। लेकिन इसके ऊपर बात करना मतलब एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि कैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। अभी एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है, तो वो है 48 का। सो 48 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आपको 58-60 तक का टारगेट बहुत ही जल्दी आते हुए दिखेंगे। सर पीएसयू में लास्ट बैंक एसबीआई, आपकी राय जानना चाहेंगे, अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। क्या व्यू रहेगा? और इसके साथ साथ
ओवरऑल बैंकिंग पे आपके 2-3-4 पसंदीदा शेयर, चाहे वो प्राइवेट के हों या पीएसयू के हों, आपकी सलाह जानना चाहेंगे। देखिए, अगर जितने भी स्टॉक्स में हमने इन्वेस्ट किया है, आपका अगर व्यू है कि नहीं मैं छोटे छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ही है, मार्केट में इतना वॉलेटाइल है, स्टॉक मार्केट में इतने लोग लॉस करते हैं, तो बेटर रहेगा लीडर्स के साथ जाना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सर, यही मेरा पीक है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 820 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई मतलब 905 के आसपास जो है वो आते हुए दिखेंगे, तो आप अभी एक बार बाई करके जा सकते हो। और सर मुझे, अगर मेरा पीक है पर्सनली, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं एक एक करके सारे का टारगेट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ऑल स्टॉक का। जी। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए, अभी अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। सर मार्केट इतना खराब है, निफ्टी अगर आप कंपेयर टू बैंक निफ्टी देखेंगे, निफ्टी कहाँ पे हाई था, ऑलमोस्ट वहां से कितना नीचे आया, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी आ गया है। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट बैंकिंग स्टॉक चलेंगे। कौन से स्टॉक चलेंगे? पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लगता है अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाई करते हो, 820 का प्राइस चल रहा है, बहुत जल्दी आपको 905 भी आते हुए दिखेंगे। उसके बाद मुझे लगता है 1150 से लेके 1200 का जोन आना चाहिए। एटलीस्ट आपका 6 से 8 महीना व्यू होना चाहिए। और सर जो भी स्टॉक में मैं बात कर रहा हूँ, एक कोई शॉर्ट टर्म पिक नहीं है, एटलीस्ट आपके पास एक मीडियम टर्म का जी। होराइजन होना चाहिए, लाइक 6 से 8 महीने का व्यू होना चाहिए। देखिए एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई पे है, और एक कंसोलिडेशन पैटर्न होने के बाद जो ब्रेकआउट आया है एचडीएफसी बैंक पे 1900 के ऊपर, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 1980, और सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पे 2050 के आसपास रहेगा। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, एंड इन दिस केस आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1880 के आसपास। आप कोटक बैंक देखिए, बहुत टाइम से एक बार कंसोलिडेशन कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट ही नहीं आ रहा था। अभी ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 5 टाइम रेसिस्टेंस को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिया। तो सर एक नया दौर स्टार्ट होने वाला है, उस दौर में एसबीआई, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी जाने वाला है, और बैंक निफ्टी को लेके जाएगा कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ठीक है, मेरा सर यही फेवरेट स्टॉक रहेगा। चलिए। तो जो है बैंकिंग सेक्टर पे हमारी कवरेज पूरी हुई, और फटाफट नजर डालते हैं ब्रोकर बोले पे। ब्रोकर बोले खास पेशकश, हमारी बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही है, खासतौर से Q4 रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए भी रिपोर्ट्स आ रही है। उनका लगातार हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स पे बातचीत रोज कर रहे हैं। सर जो है बताइए, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, पहली कंपनी है टीवीएस मोटर्स। तो टीवीएस मोटर के ऊपर हम लोग, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की सलाह दी है और 3126 रुपए का टारगेट दिया है। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि Q4 में जो मार्जिन्स रहे वो 12% पे रहे, और वो भी बिना पीएलआई इंसेंटिव के बिना। तो इस हिसाब से जो मार्जिन्स है वो इन लाइन है, उम्मीद के मुताबिक रहे स्ट्रीट के। साथ ही इनका कहना है कि भले ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में मार्केट जो लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, और FY25 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 20% पे पहुंचा है। इसके साथ ही एक्सपोर्ट को लेकर भी लगातार अच्छी संभावना है, और साथ ही एक मजबूत प्रोडक्ट साइकिल वो इनको दिख रही है। इसके साथ ही मॉर्गन स्टैनली का ये भी कहना है कि हायर पीएलआई बेनिफिट का फायदा उठा रहे हैं, वहीं दूसरी और कंपनी जो है वो कॉस्ट सेविंग कर रही है, यानी कि दोनों तरफ कंपनी जो है यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। इसके साथ ही जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं, जुपिटर 110 सीसी का जो स्कूटर है, 3 व्हीलर जो लॉन्चेस हो रहे हैं इसके अलावा, तो उससे कंपनी को एक मजबूत सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ठीक, तो चलिए टीवीएस मोटर्स सर, मॉर्गन स्टैनले की राय 3126 का लक्ष्य। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत कर रहे थे रिजल्ट्स को लेकर के। आपकी राय क्या रहेगी सर टीवीएस मोटर्स को लेकर के? देखिए सर, अभी कंसोलिडेशन पैटर्न में है, नो डाउट। जो रिपोर्ट आपने बताया सर, मैं भी सेम व्यू रखता हूँ कि नहीं, लॉन्ग टाइम फ्रेम में तो ऊपर आ ही जाएगा। अभी 2700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये जो अभी डाउनफॉल आ रहा है, देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा कंटिन्यू रहेंगे। एक बार फिर से हमको यहाँ पे 2620 के से लेके 2600 का जोन मिलेंगे, उस टाइम पे एक बार यहाँ पे एवरेज करना है। और एक बार लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मुझे लगता है, एक बार अगर आप बाई करते हो 2600 के जोन पे, उस केस में आपको एक बार 2480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड इस केस में आपका टारगेट जो रहेगा 2750, उसके बाद रहेगा 2940। उसके बाद अगर एक बार सर्वाइव करता है 3000 के ऊपर, तो नेक्स्ट एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए 52 एक हाई है 2950 के आसपास,
तो मुझे लगता है वहां पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बाइंग करना है कब, अभी नहीं, यहाँ से भी 60-70 पॉइंट नीचे है। ठीक, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई टीवीएस मोटर्स को लेकर के। अगली कंपनी देखते हैं वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, टाटा ग्रुप की अगली कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज है और निवेशक जो है बड़ी दुविधा में, कंसर्न में। यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, बिकवाली की सलाह दी है, 510 रुपए का टारगेट दिया है। और हमें याद हो कि जो इसका आईपीओ आया था उसका प्राइस था 500 रुपए और 1400 रुपए तक ये स्टॉक गया था। उसके बाद से क्या भारी गिरावट धीरे धीरे करते करते 510 पे यहाँ पे टारगेट दिया है और अभी 660-70 के आसपास ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। अब इनको जो है रिजल्ट्स Q4 के वो ठीक नहीं लगे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज बात करें अगर, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में दबाव है। अगर ऑटो सेगमेंट की बात करें तो दबाव है। एरोस्पेस की बात करें तो क्वार्टरली अगर बेसिस पे देखें तो ठीक है स्थिति, लेकिन साल दर साल के हिसाब से देखें तो एरोस्पेस में भी यहाँ पर साफ तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है। अब ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि अगर ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो आने वाले दिनों में और चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं और रिकवरी की अगर आप उम्मीद करें तो बहुत स्लो रिकवरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इन्होंने कहा है जो कामकाजी मुनाफा है वो आगे धीरे धीरे करके एक्सपेंड होता हुआ दिखेगा और साफ तौर पे जो BMW के साथ जॉइंट वेंचर किया था पीछे यहाँ पे कंपनी ने, वहां पर इस स्पेस में जो है वो थोड़ा सा स्थिति बेहतर होती हुई दिख रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो रिजल्ट्स का दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, 510 के टारगेट दिए। चलिए, 510 तक नीचे आ सकता है। इस पर भी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। टाटा टेक्नोलॉजी में दबाव जो है वो आज अच्छा खासा बना हुआ है। कल हालांकि रिजल्ट्स के बाद जो है हम देख रहे थे कि वैसा रुझान नहीं था, लेकिन अब दबाव बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5% से ज्यादा की गिरावट। सर, एक बार फिर से अपनी राय जो है हम चाहेंगे कि आप टाटा टेक्नोलॉजी पे जाहिर करें। देखिए टाटा टेक्नोलॉजी सर, डे 1 से मैं इसमें नेगेटिव हूँ जब आईपीओ लिस्ट हुआ, क्योंकि उस दिन से पता नहीं क्यों आज का जो सीन है ये मुझे पहले ही दिख चुका था। तो मेरा एक दोस्त ने भी आईपीओ में लिया था, तो मैंने उनको भी बताया था कि नहीं, ये यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए। तो लकीली वो 1250 के आसपास एग्जिट हो जाता है। तो उसके बाद ईच एंड एवरी लेवल पे देखिए, एक हफ्ता ऊपर है तो सेकेंड वीक फिर से डाउन। सो अल्टीमेटली 1100, 1200, 900, 1000, 700, 600 कोई भी जोन पे वैल्यू जोन नहीं दिखता है। सो अल्टीमेटली देखिए हमें मार्केट को फॉलो करना चाहिए। तो मैं वही बस कर रहा हूँ सर। तो 660-70 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि सर यहाँ पर भी कोई फॉर्मेशंस नहीं बनाया है अभी। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग करना अवॉइड रहेगा और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, वो है 630 का। सो 630 का एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। यहाँ पे फ्रेश बाय अभी मत कीजिए। क्या फर्क रहेगा सर, 2-3 महीना एक बार वेट करके यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है, बॉटम बनता है, उसके बाद जाके एंट्री करेंगे। लेकिन फिलहाल फंडामेंटल भी खराब हो रहा है और टेक्निकल में तो पहले ही एक बार प्रिडिक्शन हो गया था कि नीचे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो बेटर रहेगा एक बार इग्नोर करना। इग्नोर करना बेटर रहेगा अभी के लिए। चलिए, ये राय जो है निकल के आती हुई। अब तीसरी कंपनी समझने की कोशिश करते हैं हर्ष से। हर्ष, आज की तीसरी कंपनी कौन सी होगी? तीसरी कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिक और यहाँ पे आनंद राठी की ब्रोकरेज है। उन्होंने खरीदारी की सलाह दी और 310 रुपए के टारगेट दिए हैं यहाँ पर। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि कंपनी की जो कंसिस्टेंट ग्रोथ विद मार्जिन जो है वो लगातार पिछले 3 से 4 क्वार्टर में लगातार बने हुए हैं और आने वाले क्वार्टर में कंपनी की जो मार्जिन है वो डबल होने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। साथ ही इनका कहना है कि जो कंपनी का फोकस है वो प्रीमियमाइजेशन के ऊपर है और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन चेन को और ज्यादा मजबूत कर रही है और एक्सटर्नल फैक्टर भी यहाँ पे मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे कि लगातार गर्मी जो बढ़ रही है, तो इसमें यहाँ पे इनका कहना है कि फैंस और कूलिंग प्रोडक्ट जो हैं वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और साथ ही लाइटिंग और स्विचेस सेगमेंट की भी मांग भी बढ़ती हुई दिख सकती है। और इसके साथ ही इन्होंने जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पे वो भी इम्प्रूवमेंट उसको इम्प्रूव किया है यहाँ पर। चलिए, दबाव में है। आज 310 का टारगेट दिया जा रहा है। अभी अगर हम देखें तो करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर 235 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, आनंद राठी का मानना है 310 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आप सहमत हैं इनसे? सर मुझे लगता है कि 310 तो आएंगे, लेकिन अभी नहीं, उसके पहले एक बार 220 आएंगे। 220, 215 का लेवल रिटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि चार्ट खराब है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे आएगा तो पर्टिकुलर इस सेगमेंट अभी ऊपर आने का तो कोई चांसेस नहीं दिखता है मुझे। तो एक बार, क्योंकि लगातार लास्ट 7 से 8 बार ऑलमोस्ट 270 एंड 260 के आसपास एक रेसिस्टेंस भी है, तो जाने का, ऊपर जाने का तो कोई चांसेस नहीं दिखता है। चांसेस यही है कि एक बार जो लास्ट वीक का मोमेंटम था 215 से ऑलमोस्ट 250 तक का जो जर्नी है, फिर से एक बार ये नीचे आएंगे। 220, 225 का जोन आपको आते हुए दिखेंगे। तो उस केस में आप एवरेज कर लेना,
उस केस में आप जैसे ही बाय करेंगे आपका पहला टारगेट होना चाहिए 270 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 295। तो अभी तक इतना हो सकता है सर। जी ठीक। चलिए, तो ये रहा एक ओरिएंट इलेक्ट्रिक को लेकर के आ गई। और अब आज की आखिरी कंपनी, उसके लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज की लास्ट कॉल कौन सी होगी? जी, आखिरी कंपनी है आईजीएल, और आईजीएल के ऊपर एंटीक की रिपोर्ट आई है, बिकवाली की सलाह दी और 164 का टारगेट दिया है। बड़े दिलचस्प रिपोर्ट इन्होंने दी है, क्योंकि स्टॉक आज भाग रहा है और भी कई रिपोर्ट्स आई जो तेजी की संभावना जता रहे हैं, लेकिन ये 164 के इन्होंने टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि देखिए, कोर मार्जिन्स पे साफ तौर पे कमजोरी देखने को मिली है यहाँ पे। वॉल्यूम ग्रोथ है डिसअपॉइंट किया है बहुत ज्यादा। इसके साथ ही जो जितने तरह के जो यहाँ पे बिजनेस के टारगेट थे वो मिसेज हुए, पूरी तरीके से मिस होते हुए दिखे हैं यहाँ पर। और लोअर फ्यूल एंड गैस आर्बिट्रेज की बात की है, यानी कि जो आप समझिए कि फ्यूल बिक्री से जो या फिर गैस बिक्री से जो प्रॉफिट होता है, वो जो मार्जिन है वो भी कम होते हुए दिखेंगे। और साथ ही इसके लिए इन्होंने जो अपने ईपीएस एस्टिमेट्स हैं वो भी घटा दिए, और इन्होंने आगे के लिए कहा है कि जो वॉल्यूम आउटलुक है वो भी कमजोर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो एंटीक की तरफ से यहाँ पर सेल कॉल इनिशिएट की गई है, लेकिन शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। आईजीएल के अंदर करीब 0.25% की तेजी, 188 का लेवल देखने को मिल रहा है। एंटीक का मानना है 164 तक जा सकता है। क्या सर वाकई में नीचे जाएगा, या आपकी सलाह क्या रहेगी आईजीएल को लेकर के? प्रदीप सर, आवाज मिल रही है आपको? ओह, फ्रीज हो गए हैं इस समय जो है। ये नेटवर्क का इशू बीच बीच में जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो सामने आने लगती है। कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं जल्दी उनसे संपर्क करने की, लेकिन आज की रैली जो है वो पूरी तरीके से डिफेंस की रैली कह सकते हैं। चलिए, हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। जी सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे आईजीएल पर? देखिए, आईजीएल पे मेरा यही मानना रहेगा कि लास्ट टाइम पे देखिए जो ऊपर से नीचे आया था ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, तो मुझे लगता है यहाँ पे ऊपर आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। ये इमीडिएटली नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम चाहिए। देखिए, लगातार 2 बार हमने देखा कि यहाँ पे बॉटम बनाया, 2 बार बॉटम बनाने के बाद ऊपर आया है। सो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, अगर आप मैं वीकली चार्ट देखता हूं, लास्ट टाइम जो ऑलमोस्ट सपोर्ट बनाया था ऑलमोस्ट 150 160 के अराउंड, सेकंड टाइम भी जब 2022 में वहां पे भी 160 150 के अराउंड, थर्ड टाइम अभी भी 155 160 के आसपास से यहाँ से ही बाउंस किया। तो मुझे लगता है कि अभी जो 188 का प्राइस चल रहा है, यहाँ से लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर कभी भी 165 एंड 170 के आसपास प्राइस मिलता है, उस केस में आप एक बार इसको बाय करके चल सकते हो। उस केस में आपको नो डाउट अभी मेक और ब्रेक लेवल पे है, तो एक बार वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी 30 to 40% अपसाइड आपको मिल सकता है। थोड़ा 8 से 10 महीने का पर्सपेक्टिव व्यू से। ठीक सर, हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ करके, तमाम इन सारे शेयरों पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब ब्रोकर बोले में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपका भी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से चलते चलते? सर, जो भी स्टॉक्स में ड्यूरिंग द सेशन हमने डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या मेरा कंपनी का कोई भी एनालिस्ट का पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय जो है यहाँ पर रखने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी भी उनके प्रश्नों को हम बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि कार्यक्रम में लगातार जो है हम देख रहे थे कि बहुत सारे सेगमेंट समाये रहते हैं। लेकिन चाहे वो शंकर सिंह हो, करण अग्रहरी जी हो, नितिन देशवाल जी हो, आप सभी के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और वो मिलेंगे 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। वो हमने अपना समय निर्धारित किया हुआ है, तो उस दौरान आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आज आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आस्था जैन जी हमारे साथ मौजूद होंगी। 9354027955 9354027995 पे आप हमें अपने प्रश्न भेजिए। जितनी डिटेल में हो सके भेजेंगे आप, उतनी डिटेल में हमारी एक्सपर्ट आपके प्रश्नों के उत्तर देगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सोने को लेकर के हमने की है कुछ विशेष तैयारी। अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदें नहीं खरीदें, अभी अक्षय तृतीया पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर जो है 30 अप्रैल यानी कि कल सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक लगातार हमारी विशेष कवरेज आप देखिए, कई सारे विशेष मेहमानों के साथ। तो कल सुबह 11 बजे आप जुड़ना मत भूलिए कि गोल्ड चुने या सिल्वर,
सोने में तेजी रहेगी या चांदी पर लगाए दांव। अक्षय तृतीया पर हमारा ये स्पेशल शो, 1 घंटे का स्पेशल शो, सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक बने रहिए आप बस बोनस के साथ। चलिए अब रुक करते हैं एग्रीमीटर का, क्योंकि एग्रीमीटर में भी कई सारी एक्शन हो रहे हैं और वहां पर कैस्टर के बाजार से जुड़ा हुआ हम विशेष सेगमेंट लेकर के आपके लिए आए हैं। दरअसल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एससीए ने 2024-25 में 18.22 लाख टन कैस्टर सीड उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 1.5 लाख टन कम है। दूसरी ओर पिछले साल मार्च की तुलना में इस साल मार्च के दौरान कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट में भी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में कैस्टर सीड की घरेलू मांग कैसी रह सकती है और फ्यूचर में कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट कैसा रह सकता है, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर एंड हेड रिसर्च अंकित कपूर और एग्रो कॉर्प इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल साहब। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो इंद्रजीत जी और अंकित जी, आप दोनों से एक एक करके हम प्रश्न करते हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि 2023-24 के से अगर हम कंपेयर करें तो उत्पादन तो घटा है और घटने का अनुमान भी है। आने वाले टाइम में खरीफ सीजन में कैस्टर की बुआई और उत्पादन को लेकर के आप लोगों का क्या मानना है? पहले इंद्रजीत जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कैस्टर के प्राइसेस अगर हम देखें तो पिछले सीजन जैसे प्रोडक्शन में ड्रॉप था और एक्रेजेस भी करीब करीब 12% डाउन साइड था, उस वजह से हमने प्राइसेस पे काफी जाम देखे थे। लाइक लास्ट सितंबर में प्राइसेस, सितंबर अक्टूबर में प्राइसेस 6,950 का हाई भी टच किया हुआ था। तो उस दौरान अगर देखते हैं तो इस साल कैस्टर की बुआई ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा फैक्टर है कि अगर हम ग्राउंडनट के प्राइसेस देखें या कॉटन के प्राइसेस देखें तो ग्राउंडनट के प्राइसेस काफी डाउन है, इवन एमएसपी के नीचे ही चल रहे हैं। तो इसी बीच में फार्मर्स का जो ध्यान है इस बार कैस्टर में मतलब बढ़ा सकते हैं। जैसे जो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है, बनासकांठा, मेहसाना, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में इस बार कैस्टर की बुआई लगभग 10% का, मेरा अनुमान है 10% के आसपास तो इंक्रीमेंट होगा, जो कि आपका ओवरऑल एरिया को लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर्स के आसपास ले जाएंगे। और अगर हम ट्रेंड डील को देखें पिछले 5 साल का, तो उस हिसाब से इस बार प्रोडक्शन जो है करीब करीब 19.5 लाख टन का तो अनुमान लग रहा है। जी अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से देख रहे हैं और कैस्टर सीड को लेकर के क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है सर? देखिए, कैस्टर सीड की बात ऐसी है कि लास्ट ईयर प्रोडक्शन 8% के आसपास घटा था और जैसा कि अभी आपने सुना कि इस साल प्रोडक्शन बढ़ने की कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है। तो कहीं ना कहीं हमें देखे जाए तो ग्लोबल अभी जो टेंशन चल रही है, कहीं ना कहीं इसकी जो ग्लोबल डिमांड है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसकी डिमांड है वो स्टेबल रहने की उम्मीद है। डिमांड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। कैस्टर सीड एक ऐसी कमोडिटी है जो सबसे ज्यादा लुब्रिकेंट, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब में लग्जरी आइटम में सबसे ज्यादा यूज होती है। और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में अगर टैरिफ की बात करें तो टैरिफ के चलते कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर स्लो डाउन देखने को मिलेगा, जो लग्जरी आइटम्स हैं वहां पे अगर स्लो डाउन देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड में असर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कैस्टर सीड पर जो मांग है वो बहुत ज्यादा अभी नहीं रहने वाली है। और लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस साल प्रोडक्शन बढ़ने वाला है और अभी वैसे भी सीजन स्टार्ट होने वाला है, बारिश का मानसून सीजन का जो फोरकास्ट है वो भी काफी अच्छा दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर पैदावार पे कोई बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। जी साजिद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल ये उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल की अगर तुलना में अगर हम बात करें 1 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक कैस्टर सीड की जो आवक है वो बढ़ करके 2.22 लाख टन जो है वो दर्ज की गई है। आगे आवक किस तरीके से देख रहे हैं? क्या और बढ़ सकती है, घट सकती है? कैसे देख रहे हैं सर आप अंकित सर? अंकित जी जी, आगे आने वाले टाइम में आवक किस तरीके से आप देख रहे हैं कैस्टर सीड को लेकर के?
आपका क्या अनुमान है? देखिए कैस्टर सीड की आवक जो है अभी तो स्टार्ट होने वाली है, तो उसके बाद में अभी तो बारिश का सीजन है, तो मानसून भी बढ़िया रहेगा, तो आवक जो रहेगी इसके अंदर बढ़ के आने वाली है। और जैसा कि पिछले साल 8% का अनुमान था, इस बार कहीं ना कहीं 19 टन के आसपास, 19 किलो टन के आसपास इसके अंदर आवक देखने को मिलेगी। जी। इंजी सर, आपका मानना क्या है कि अब यहाँ से, क्योंकि 2.2 लाख टन जो है वो 1 मार्च से 27 अप्रैल तक के नंबर्स कह रहे हैं, आगे का क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? एक्चुअली जो कैस्टर सीड के अराइवल्स है वो जैन से शुरू हो जाती है, जनवरी से। तो अगर हम जनवरी से और मई तक का जो है ये पीक अराइवल सीजन रहता है कैस्टर सीड का। तो जैन से लेके अगर जैसे 27 से 28 अप्रैल तक देखें तो लगभग 2.94 लाख टन की अराइवल्स हो चुकी है। और इस बार थोड़ा अराइवल्स पिछले साल से बढ़ के आया है, लगभग 2.5% का आसपास अपसाइड है। ये रीजन यही है कि प्राइसेस इस बार पिछले साल से अच्छा मिला, तो फार्मर्स ने भी अपने जो भी मटेरियल है सेल आउट किए हैं ऊंचे भाव में। और दूसरा फैक्टर है कि अगर जैसे आने वाले टाइम में भी जब मई मंथ तक लगभग अराइवल्स जो भी एगमार्क नेट के हिसाब से है वो लगभग आपका 3.5-4 लाख टन के आसपास तो आ जाएगी। और ओवरऑल अगर देखें, क्योंकि सारे तो जैसे एगमार्क नेट में जो अराइवल्स है वो कुछ ही अराइवल्स कैप्चर होते हैं, बाकी जो डायरेक्ट जो फार्मर सेल आउट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को वो कैप्चर नहीं हो रही है। तो लगभग आपका मई जून तक, मतलब मानसून शुरू होने से पहले पहले तक लगभग जो मेजर चंक ऑफ द अराइवल्स है, जैसे 80-85% ऑफ द अराइवल्स है, वो निकल के आ जाएगी मार्केट में। जी। चलिए अब बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं सर, लेकिन फटाफट ये समझना चाहेंगे, अगर कैस्टर ऑयल का अगर हम रुख करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसके एक्सपोर्ट में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। क्या ये आगे भी एक्सपोर्ट में गिरावट जो है वो कंटिन्यू रहेगी या फिर कुछ सुधार देखने को मिल सकता है? अंकित सर, आपसे समझना चाहेंगे इस बात को। देखिए कैस्टर सीड के अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है मांग के अंदर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कमी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से अभी देखा जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रेशर इसके अंदर देखने को मिलेगा। अभी खरीदारी का इसमें कोई भी रुख देखने को नहीं मिलेगा। कल जिस तरह से हमने एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी कैस्टर सीड में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी इसके अंदर और ज्यादा गिरावट बनी रहेगी। और ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। सर, आपका भी मानना यही है कि एक्सपोर्ट अभी और क्या फिर एक्सपोर्ट में कुछ सुधार की उम्मीद है इंद्रजीत जी? जैसे पिछले क्वार्टर देखे जैन टू मार्च का 2025, तो लगभग कितना 1.5 लाख टन का एक्सपोर्ट्स हुआ है, जो कि पिछले साल से 17-18% डाउनसाइड है। और आगे भी ये डाउनसाइड रहने का ज्यादातर उम्मीद है, क्योंकि जो टैरिफ वॉर के चलते, क्योंकि यूएस में भी हम लगभग जो अपना एक्सपोर्ट शेयर है 10% यूएस मार्केट्स में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाला इम्पैक्टेड रहेगा। और ओवरऑल और उसका भी व्यू जो है ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में भी आएगा, तो डाउनसाइड रहने की ज्यादातर उम्मीद है एक्सपोर्ट्स में। सर, आगे आउटलुक क्या देख रहे हैं आप इंद्रजीत जी, शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अगर हम बात करें कैस्टर सीड को लेकर के? प्राइसेस का जो ट्रेंड है फिलहाल जो मई कॉन्ट्रैक्ट या जून कॉन्ट्रैक्ट का है, जो भी इंडिकेटर्स है सारे तो बियरिश में ही दिख रहे हैं। और एक बार जो मई कॉन्ट्रैक्ट है लगभग अगर 6435 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट करते हैं तभी जाके पॉजिटिव सिग्नल आ सकता है, बट चांसेस थोड़ा कम ही लग रहा है फिलहाल तो। ठीक सर। अंकित जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ प्राइस आउटलुक आप देख रहे हैं कैस्टर सीड को लेकर के अभी? कैस्टर सीड के अंदर मुझे कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है कि 6500 का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक ये 6500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम इसके अंदर तेजी करके काम नहीं करेंगे। और आने वाले टाइम में इसके अंदर एक माइल्ड जैसा सपोर्ट बोल सकते हैं 6150 का बना हुआ है, लेकिन वो अगर टूटता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी टूटेगा, अगर ये टूटता है तो नीचे में कहीं में भी 5800 से लेकर 5700 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। जी। अंकित जी, आप चलने से पहले हम चाहेंगे कि बहुत सारे दर्शक जो आपको सुनते हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि इस समय अगर ट्रेड लेना हो कोई कमोडिटी में तो किस कमोडिटी पे आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? मेरी जो ट्रेड सलाह रहेगी वो कैस्टर सीट पे ही रहेगी। तो कैस्टर सीट का जो मैं कॉन्ट्रैक्ट का है उसको आप 6280 पे आप बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 6525 का रहेगा। आने वाले समय में जो टारगेट है हमें 5780 तक देखने को मिलेंगे। 5780 के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। 6280 के आसपास आपको कैस्टर सीट को शॉर्ट करके चलना है, बेच के चलना है। 6525 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 5780 तक के लक्ष्य देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत जी आपका, अंकित जी आपका। आज की चर्चा में आप लोग जुड़े, कैस्टर सीट, कैस्टर ऑयल को लेकर के
डिटेल में बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो चलिए आज के सेगमेंट को एग्रीमीटर के हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए क्योंकि 12 बजे बुलियन मीटर लेकर के आएंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी, और साथ ही साथ इक्विटी मार्केट की क्या हलचल लग रही है, वहां पे काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, दबाव आया है ऊपर से, तो वहां क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए जुड़िए 1 बजे। आस्था जैन जी आपके प्रश्नों के उत्तर देंगी। तो लगातार बने रहिए बोनस के साथ। मुझको इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।